Assalamu alaikum. Kindly please send a text in the group to join class. वालेकुम सलाम। ओके सर, मैं अभी करता हूँ। जी क्लास ज्वाइन कर लें, जरा सबको बता दें, मैसेज कर दें, जल्दी से आ जाएं वरना फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। कर दिया मैम, और लिंक भी सेंड कर दिया है। अच्छा सही है। ओके जी शफीउल्लाह आप प्रेजेंट हैं, मैंने देख लिया आपका टेक्स्ट। अच्छा कैसी चल रही है प्रेजेंटेशन की तैयारी आप लोगों की? मैम हमने तो पावर पॉइंट में बना लिया, लेकिन अभी उस रिकॉर्डिंग का मसला था, तो कल मोहम्मद गुल ने बनाया था। मैंने भी उस ऐप से बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। तो आज हम ऐसा कर लेंगे जो जी जी वो मीटिंग बना लेंगे और जी हम जी। उसमें ज्वाइन करके प्रेजेंट कर लेंगे, तो फिर वो रिकॉर्डिंग बना लेगा उसकी। अच्छा ठीक। रिकॉर्डिंग तो बहुत आसान है, आपने सिर्फ सिंपल अपना माइक का ख्याल रखें। आप देखिए इसमें ऑप्शन आता है ना जब आप ज्वाइन करते हैं कि माइक नहीं मैम, वो कहते हैं कि आपका जो मैं आपका जो वॉइस रिकॉर्डर है वो किसी और ऐप पर पहले से ऑन है, यानी कि जूम पर पहले ही से ऑन है। तो वॉइस अच्छा रिकॉर्डर हम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें सिर्फ हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग जी आती जी है, जी वॉइस नहीं आती। जी जी। मोबाइल पे नहीं होता, आपके लैपटॉप में रिकॉर्डिंग होती है जूम की, मोबाइल पे नहीं अच्छा होगी। मैम। जी जी आप जैसे ही यस मैम, ऑन करेंगे यही ना मसला जूम, था मैम। जी जी लैपटॉप पे कर लें, इस पर बहुत आसान है, लैपटॉप पे स्लाइड्स भी ओपन कर लेंगे तो आप जूम के अंदर ही ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड, तो उसमें आपकी वॉइस भी यस मैम, रिकॉर्ड हो ठीक जाएगी है। उसकी। जी यस मैम। जूम जूम पे करने तो बहुत आसान है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए किया है कि आप लोग वीडियोस बना लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा एज़ यस कम्पेयर मैम, टू यहाँ टाइम भी पर। बच जाएगा। जी आप यस लोग मैम। थोड़ी उसकी वो भी कर लेंगे ना, प्रैक्टिस भी करके कर लेंगे, कोई गलती हो रही है आप दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन इधर तो आप लोग दोबारा से रिपीटेशन नहीं कर सकते फिर। अच्छा मेरे ख्याल से स्टार्ट लेते हैं अगर कोई मैम ये नहीं कब आ कर लेंगे? रहा। ये आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वीक कब में, कर लेंगे? नेक्स्ट वीक में है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा आप लोग सबमिट ज़रूर कर दें स्लाइड्स बिफोर डेडलाइन, उस पर क्या नाम है ये आपका, यस मैम, 2 दिन है अभी, यस मैम। 11 उसमें हो है गया। 2 दिन। ठीक है तो बस डेडलाइन से पहले आप लोग कर लें। अच्छा 7 स्टूडेंट्स आ गए हैं, फिर मैं स्टार्ट ले लेती हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
बाकी किसी और स्टूडेंट को तो कोई इशू नहीं है ना प्रेजेंटेशन में? अगर कोई इशू है तो आप लोग अभी मीनवाइल डिस्कस कर लें। किसी और स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन में इशू तो नहीं है ना? क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? कौन ओवरव्यू देगा? कौन ओवरव्यू देगा? मैम वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो हम्म। पढ़े थे। हम्म। बस यही किया था? उसमें क्या किया था हमने? उसमें क्या किया शेयर था पढ़ा था हमने? ना मैम, इसके फिर टाइप्स थे। हम्म। इक्विटी शेयर थे और डिबेंचर्स थे, लीज लीज वो थे सारे। अच्छा, तो आज हम डिबेंचर्स जो है वो डिटेल से करेंगे, डिबेंचर्स और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? देखिए, बेसिकली हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कंपनी होती है और उसको फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है तो वो दो तरह की फाइनेंसिंग कर सकती है। एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग, दूसरी है डेट फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग जो है ये आपके पास आ जाती है इशूइंग ऑफ शेयर्स, मतलब वो डाइल्यूट कर देते हैं अपनी कंपनी को शेयर्स के अंदर, और वो मार्केट में शेयर्स इशू कर देते हैं, फिर पर एनम उन्होंने देना होता है या जो भी उनका इंटरेस्ट, वो उनका डिविडेंड पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग वो डिविडेंड पे करते हैं। डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है, ये कौन कौन कर सकते हैं? जैसे आपके पास बैंक्स हैं, आपके पास इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं, ये इसको इशू करती हैं। तो ये किस तरीके से कर लेती हैं? या तो डेट फाइनेंसिंग आपकी बैंक लोन की सूरत में होती है, ठीक है, या फिर वो होता है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करके होता है। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो हैं दे आर वेरी मच सिमिलर, आपस में बहुत ज़्यादा एक तरह से होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें वो पब्लिक से लोन जब उन्होंने लेना होता है तो उसकी फॉर्म में क्या करते हैं, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। जैसे पेपर टाइप होता है वो इशू कर देते हैं, उसकी कोई अपनी प्रॉपर मैच्योरिटी टाइम होता है, उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट देना होता है एक तरह से। तो जो पब्लिक है वो काइंड ऑफ पब्लिक जो है वो लोन दे रही होती है उस कंपनी को। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक लोन फ्रॉम पब्लिक। अब इसमें हमारे पास जो है एक और ऑप्शन ये होता है कि इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। जैसे शेयर्स में आपको नहीं पता, डिबेंचर आपका प्रेफरेंस में तो आपके पास फिक्स आ सकता है, लेकिन आपके पास जो दूसरे ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनमें आपके पास फिक्स्ड डिविडेंड नहीं आता। तो इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो फिक्स जा रहा होता है उसके पास जो पब्लिक है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेट्स से हारिस जो है उन्होंने एक कंपनी खोली है। अब वो कंपनी में कहते, कंपनी खोलने के बाद कहते हैं कुछ परसेंट तो मैंने शेयर दे दिया, बाकी मैं शेयर्स नहीं देता, बाकी मैं बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू कर देता हूँ जिसपे मैं फिक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट दूंगा अगर कोई लेना चाहता है तो। और उधर से शफी आ जाते हैं और वो डिबेंचर्स ले लेते हैं, 5 डिबेंचर्स ले लेते हैं। तो अब इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे एनुअली, ठीक है, जो भी डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे। फिर टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने एनुअली देना है या सेमी एनुअली देना है, या आप फिक्स्ड उसके ऊपर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन डिबेंचर्स पे और बॉन्ड्स के ऊपर लिखी होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपके पास आता है, एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? यस मैम। ओके।
फिर आपके पास आता है फिक्स टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। फिर आपने इंटरेस्ट पेमेंट जो करनी होती है, या तो आप कम्युलेटिव पेमेंट करते हैं या एनुअली, ये दो टर्म्स अपने पास नोट डाउन कर लें। किसी को आइडिया है कम्युलेटिव और एनुअली क्या होता है? कम्युलेटिव पेमेंट और एनुअली पेमेंट, एनुअल पेमेंट। ओके, सो जी जी, कोई बता रहा है? माइक ऑन हुआ है कहीं पे? अच्छा देखिए, कम्युलेटिव और एनुअल पेमेंट इस तरह होती है कि आप जब डिसाइड कर लेते हैं ना कि आपने एनुअली पे करना है हर साल, तो वो आपका एनुअल पेमेंट कहलाती है। लेकिन समटाइम्स आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि बॉन्ड की मैच्योरिटी पर या डिबेंचर की मैच्योरिटी पर आप पे करेंगे। उससे पहले जब 5 साल गुजरे या 4 साल गुजरे, 4 साल का हर साल का है तो 10% इंटरेस्ट, लेकिन आप वो हर साल नहीं पे करें, वो आप द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही वो सारा का सारा इंटरेस्ट मिलाकर पे करेंगे, तो ये बेसिकली आपका कम्युलेटिव इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और टर्म मैं थोड़ा आती। सा रिपीट करना, समझ में। अच्छा अच्छा, मैं कर लेती हूँ। देखिए कहाँ से कम्युलेटिव और एनुअली समझ नहीं आया सिर्फ? यस मैम, यस मैम। अच्छा, कम्युलेटिव और एनुअली इस तरह होता है, ये मैं आपको भी डिटेल से करवाऊंगी भी, अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, तो जब मैं डिटेल से करवाऊंगी ना फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कम्युलेटिव इंटरेस्ट और एनुअल इंटरेस्ट, इनमें फ़र्क ये होता है कि जब आप एनुअली पे करते हैं तो हर साल, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि डिबेंचर जो है वो दे दिया शफ़ी को, तो शफ़ी को अब ये हर साल जो है 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं डिबेंचर के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं ये इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की कि मैं कम्युलेटिव इंटरेस्ट दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि हर साल का इंटरेस्ट तो 10% है, पर वो 500 साल का इंटरेस्ट जो है वो मिलाकर वो मैच्योरिटी टाइम पर, जिस टाइम पे वो वापस दे रहे होंगे डिबेंचर, उस टाइम पर पे करूँगा, अभी नहीं पे करूँगा, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव होता है जब आप सारे सालों का इंटरेस्ट जो है मिलाकर एक ही बार पे कर देते हैं, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ हमारे पास आती है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में जो मेजर फ़र्क है वो ये कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपके पास सिक्योर्ड होते हैं, जबकि डिबेंचर्स जो होते हैं वो आपके पास सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अब ये अगेन आपके पास एक टर्म है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या होता है। सिक्योर्ड आपके पास होता है जब आप बॉन्ड ऑन द पर्पस ऑफ सम सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है, किस तरह उनके पास कोई सिक्योरिटी, जैसे कोई घर हो गया, कोई और चीज़ हो गई, कोई ऐसी चीज़, कोई एसेट आप की बेसिस पर आप डिबेंचर या बॉन्ड ले लेते हैं कि इन केस कंपनी, सॉरी, कंपनी अगर 5 साल बाद, 4 साल बाद या 3 साल बाद, जब भी मैच्योरिटी टाइम है, उसके बाद वो आपको पे ना कर सकी, मैच्योरिटी फीस वैल्यूज जो है, पैसे जो हैं आपको पे ना कर सकी, तो उस टाइम पे फिर आप इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ पेमेंट, आप उनका जो एसेट है वो सेल आउट करके फिर आप जो है अपनी पेमेंट ले लेंगे। सो सिक्योर बॉन्ड्स जो होते हैं, सिक्योर्ड जो है, सिक्योर्ड में आप बॉन्ड्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड एंड दे कैन बी अनसिक्योर्ड एज वेल। सो सिक्योर जो होंगे उसमें कोई ना कोई, आपको पता होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई वट एवर द एसेट इज, वो उसकी बैक पर होगा, तो आपको सिक्योरिटी होगी कि अच्छा, आप मुझे अगर इन्होंने ना पे किया तो इसकी बिहाफ पर आप उसको सेल आउट करके ले सकते हैं पैसे, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ सिक्योर्ड होती है तो उस पर इंटरेस्ट रेट कम लगता है, जो चीज़ अनसिक्योर्ड होती है उस पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। अब इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्रोवाइडिंग यू सिक्योरिटी, फिर क्या होता है उस केस में, फिर आप इंटरेस्ट रेट हाई डिसाइड करते हैं और जब तक आपका पैसा उनके पास है वो आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो हाई इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट हो जाएगा अगर सिक्योर बॉन्ड्स जो हैं उनके ऊपर लो इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं, और डिबेंचर्स के ऊपर जो है वो आपका इंटरेस्ट जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छा, और लिक्विडिटी की अगर बात आ जाए, जैसे जब बैंक कोई दिवालिया हो रहा होता है और उसके एसेट्स वगैरह सब कुछ बेचे जा रहे होते हैं और फिर उसने अपने सारा पे बैक करना होता है, तो उसमें प्रायोरिटी किस किस की सबसे पहले आती है? सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर आती हैं बॉन्ड्स, इन केस ऑफ लिक्विडिटी।
तो इन केस ऑफ लिक्विडिटी सबसे पहले जो कंपनी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है या जो भी है, इन केस ऑफ लिक्विडिटी वो सबसे पहले पे करेगा बॉन्ड्स को, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। फिर उसके बाद बॉन्ड्स के बाद बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को पे करेगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल टू शेयर्स। डिबेंचर्स को हम शेयर्स में लेटर ऑन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको चलें अभी डिटेल से बताती हूँ, या अभी सिर्फ एक पॉइंट नोट कर लें अपने पास, अगर मैं भूल जाऊँ इन केस तो मुझे रिमाइंड करवा दें कि डिबेंचर्स जो हैं उनको थोड़े अरसे के बाद हम जो है चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, कोलेटरल एसेट, ओके फाइन। अच्छा, फिर ये जो बैक पे जो आप एसेट्स रखते हैं इनको कोलेटरल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड में आपके पास कोई कोलेटरल एसेट नहीं होता, जबकि सिक्योर्ड में बैक पे आपके पास कोलेटरल एसेट्स भी होते हैं। खैर, ये अभी जस्ट बुलेट पॉइंट्स हैं, मैं इसके बाद आपको डिटेल में करवाती हूँ, तो यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर्स जो होते हैं वो हमारे पास शेयर्स में कन्वर्टेबल भी होते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लें। फिर उसके बाद क्या है कि अच्छा, बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर इशू किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये इनको इशू करती हैं, कॉरपोरेट्स, प्राइवेट कंपनीज हैं ये इशू करती हैं, ठीक है। ये एक और अपने पास पॉइंट लिख लें। और जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, ठीक है। तो बॉन्ड्स तो फाइनेंशियल भी करती हैं, गवर्नमेंट भी करती है, और कॉरपोरेशंस वगैरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, जबकि डिबेंचर्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनी, जैसे मैंने अभी बात की थी कि हारिस जो है वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हों और सफ़ी जो है वो उनसे लिए गए। सो दीज आर द, ये एक ओवरव्यू था। अब हम डिटेल से इसको देखते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डिबेंचर की तरफ। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहली बात, ये ऑनर्स नहीं है। इसके कंट्रास्ट पे अगर आप देखें तो शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। They are considered the creditors of the company, or in other way the company borrow money from them through issuing debentures. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा लेती है और ये इसके क्रेडिटर्स होते हैं, और हम उसको बोरो कर लेती, कंपनी जो है बोरो कर लेती है पब्लिक से पैसा इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। क्यों लॉन्ग टर्म है? क्योंकि फर्स्ट एक साल से पहले तो आप इसको पे बैक नहीं कर सकते, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, या सिक्योरिटी कहते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बॉन्ड। इसको बॉन्ड भी कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बॉन्ड वाली टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा फर्क आ जाता है। बॉन्ड इशूज बाय गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अब वो वाले बॉन्ड्स मैंने जैसे बताया ना, बॉन्ड्स तो गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, तो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है ना, उसमें तो ऑब्वियसली कोई आपके पास रिस्क इन्वॉल्व नहीं होने वाला, सिक्योर्ड होते हैं प्रॉपर। तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड, उनके बैक पर कोई ना कोई लिटरल एसेट होता है, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं होगा कि 5 साल के बाद ये कंपनी पैसा मेरा लेकर भाग जाएगी, या दिवालिया होने की सूरत में मुझे पैसा ना मिला तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर है आपके पास बॉन्ड इशूज बाय गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ये क्या, अ कंपनी इन इंडिया कैन इशू सिक्योर्ड। अच्छा, इंडिया के बारे में बता रहे हैं इसमें, you don't need to dig into it. In case of debentures, the rate of debentures are fixed and non to investors. अच्छा, ये मैं जो आपको बता रही थी कि अगर आप डिबेंचर्स बाय करते हैं तो रेट ऑफ डिबेंचर्स आर फिक्स्ड एंड नॉन टू इन्वेस्टर, हमेशा फिक्स्ड। अब हारिस इशू कर रहे हैं तो हारिस बता देंगे कि मैं 10% इंटरेस्ट आपको पे करूँगा, एनुअली पे करूँगा, और आपने टाइम भी इन्वेस्ट बता दिया कि एनुअली कर रहे हैं, या आप उसको एंड में जो है कम्युलेटिव इंटरेस्ट देंगे, ये आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, शफी से। और आपने ये भी बता दिया कि आप 10% इंटरेस्ट जो है वो आप पे कर रहे हैं, ठीक है। अब किस तरह का दिखता, किस तरह का है ये, हमें नज़र कैसा आता है जो हमारा डिबेंचर्स या हमारे ये जो बॉन्ड होते हैं, इस तरह की कुछ ये इनकी अपीयरेंस होती है, इस तरह के पेपर्स टाइप होते हैं। और इसमें देखिए टर्म्स एंड कंडीशन सब लिखी हुई होती हैं। अब कंपनी के नाम लिख दिया ऊपर कि इस कंपनी ने जो है ये डिबेंचर इशू किया है, और इशू ऑफ अ सीरीज ऑफ मॉर्गेज डिबेंचर्स।
ठीक है। अब बता रहे हैं कि किस टाइप का डिबेंचर किया है इशू, मॉर्गेज डिबेंचर इशू किया है इन्होंने, और ऑफ 100 ईच एंड $50 ईच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, किस किस टाइप के 100, मेरे ख्याल से यूरो का साइन है, euro 100 euro and euro 50 each respectively, limited to the sum of euro 15,000 रैंकिंग। फिर उसके बाद देखिए रिडीमेबल, ये मैं अभी आपको करवाऊंगी रिडीमेबल क्या है, बेरिंग इंटरेस्ट क्या है। रिडीमेबल एट पार ऑन दी 31st डे को रिडीमेबल किया जाएगा, कंपनी वापस ले लेगी इसको। ठीक है, और बियरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, 5% इंटरेस्ट देगा, पर एनम देगा, हर साल देगा। पेबल हाफ ईयरली, अच्छा पर एनम के हिसाब से देगा 5%, लेकिन साल में 2 बार देगा, हाफ ईयरली। ठीक है, ऑन द 1 जनवरी, एक बार 1 जनवरी को देगा 5% का हाफ, और एंड द 1 जुलाई, और 1 जुलाई को भी देगा। ठीक है, until the respective principal sums of shall be paid, जब तक ये पूरी प्रिंसिपल अमाउंट पे ना कर दी जाए। Interest occurring from the date of payment to the 30th June will be paid the 1 July next। बस ये इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रख ली। ठीक है, अब आपके पास पर्पस ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स की बात हो रही है, डिबेंचर्स हम इशू क्यों करते हैं। सो जब हम लोग कंपनी जो है नया कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। मेन डिबेंचर्स हमने पढ़ा था ना, जब हमें फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है तो तब हम बेसिकली डिबेंचर्स इशू करते हैं। सो या तो हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, या हम कोई एग्जिस्टिंग ही प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहे हों, उसको बढ़ा रहे हों। ठीक है, नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर मॉडर्नाइजेशन, कोई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है। या कंपनीज का मर्जर हो रहा है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उस टाइम पे आप डिबेंचर्स जो है इशू कर सकते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास डिबेंचर के, एक इसके ऊपर की डेट ऑफ मेच्योरिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होती है, जो डेट, जिस डेट के ऊपर आप उसका पैसा जो आपने लिया है वो वापस करेंगे। तो फॉर ऑल द नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीबल डिबेंचर्स द इशूइंग कंपनी हैज़ टू इशू रीपेमेंट। जब आपने हारिस ने जब इशू कर दिए, तो उसके बाद अगर उन्हें लिखा है कि 5 साल इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी है, तो 5 ईयर्स के बाद शफी वापस आकर डिबेंचर जो है रिटर्न करेंगे कंपनी को, और उसके ऊपर जो मेच्योरिटी पेमेंट है वो हारिस कर देंगे। ठीक है, फॉर ऑल नॉन कन्वर्टेबल एंड redeemable debentures the issuing company has to issue repayment of the debenture holder on the date of maturity. This date is also mentioned on the certificate के ऊपर ये मेंशन होता है। आप लोगों ने सर्टिफिकेट अभी देख लिया कि किस तरह दिखता है। And it infers the total time for which the money is invested by the lenders। ठीक है, और टोटल टाइम के हिसाब से आप इंटरेस्ट जो है वो पे करते रहते हैं, विच इज़ इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ इशू एंड द डेट ऑफ मेच्योरिटी। बस वो इंटरवल्स होते हैं, आपको डिसाइड कर लेते हैं कि कितने इंटरवल्स में आपने जो है इंटरेस्ट देना है। अच्छा, चार्ज ऑन एसेट एंड प्रॉफिट इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए कंपनी, हारिस की कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो क्या होगा, किस तरह चार्ज होगा। तो द डिबेंचर होल्डर्स में हैव क्लेम ओवर द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट पे क्लेम कर सकते हैं। एंड ओके, ये आप लोगों को पीछे साउंड तो नहीं आ रहा कुछ एरर वाला? थोड़ा सारा मैम, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, चार्ज ऑन एसेट एंड प्रॉफिट्स इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या होगा, तो ये जो है क्लेम कर सकते हैं। क्या आपको बताया था, इसको बॉन्ड्स को और ये जो आपकी डिबेंचर्स हैं इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी जब दिवालिया कर जाती है, सबसे पहले देते हैं लोन को वापस किया जाता है, जितना उससे बैंक वगैरह से कर्जा उठाया हुआ है। दूसरे नंबर पे फिर पैसा दिया जाता है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को। फिर तीसरे नंबर पे फिर आपके पास ये जो है शेयर होल्डर्स जो आ जाते हैं, फिर इनको दिया जाता है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है दिवालिया होने की सूरत में कि बैंक लोन्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इनकी ही वापस करते करते शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो अब इनका जो है, इनका चार्ज ऑन एसेट होता है। अगर ये सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, ये एसेट को क्लेम करेंगे, उसको बिकवा देंगे और फिर अपना पैसा ले लेंगे, और इन अदर केस भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। कन्वर्टिबिलिटी,
Certain types of debentures are issued with the option of conversion into equity. The ratio of conversion and the time period after which conversion will take place is mentioned in the agreement of debentures. Debentures may be fully or partially convertible in nature. देखिए अगर 5 साल के बाद मैच्योरिटी जिस तरह हम कहते हैं ना, तो कंपनी इस तरह भी डिसाइड कर सकती है कि हम 5 साल बाद आपके डिबेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 साल तक तो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, हम आपको फिक्स इंटरेस्ट दे रहे हैं। 5 साल के बाद शायद वो डिबेंचर आपने वापस करना था और कंपनी को, जैसे शफ़ी को आपने 10,000 रुपये, इधर यूजुअली ऑफ वेरी ह्यूज अमाउंट, तो अगर आपने 50 लाख रुपए उनको वापस करने थे शफ़ी को, तो 50 लाख रुपए 5 साल के बाद वापस करने के बजाय आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि 5 साल के बाद इसको हम कन्वर्ट कर देंगे शेयर में। तो आपका जो है हमारी कंपनी में शेयर बन जाएगा 50 लाख के हिसाब से, तो मतलब 10% शेयर आपका हमारी कंपनी में बन गया, तो अब आप मालिक बन गए। जब तक डिबेंचर था आप कंपनी के ऑनर नहीं थे, मालिक नहीं थे। डिबेंचर से वो कन्वर्ट हुआ शेयर प्रेफरेंस में, सॉरी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हुआ, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ, तो आप हमारे कंपनी के मालिक बन गए। और फिर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, फिर आपको डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी लॉस करेगी तो आपको लॉस होगा, लेकिन आपके पास काफ़ी सारे राइट्स आ जाएंगे। आपके पास वोटिंग राइट्स होंगे, आपके पास जो है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज़ करने के राइट्स होंगे, आप एक कंपनी के ऑनर होंगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है कन्वर्टिबिलिटी वाले डिबेंचर्स में। बट इट अगेन यू हैव टू डिसाइड ऑन द टाइम ऑफ इशूइंग कि आप कौन से वाला डिबेंचर देने, सेमी है या ओके जी हारिस। मैम ये डिबेंचर जो है वो शेयर में जैसे आपने कहा कन्वर्ट हो जी जी सकते हैं, जी तो जी। ये ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होंगे या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट होंगे? अगेन ये आपने डिसाइड करना है कि आप इसको प्रेफरेंस शेयर में डिसाइड, देखिए प्रेफरेंस की भी लिमिटेशंस हैं। प्रेफरेंस शेयर में तब सिर्फ चेंज कर सकते हैं जब वो बहुत ही बड़ी कंपनी ने आपसे ये डिबेंचर ख़रीदा हुआ है, वेल नोन है, और इस तरह की जो उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर वो उसके ऊपर उतरती है तो आप उसके साथ प्रेफरेंस वाला टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। वो जो आपके रूल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर सकती हूँ, वो सारे रूल्स के हिसाब से। अगर वो रूल्स पे नहीं उतरती तो ऑब्वियसली फिर तो आप ऑर्डिनरी शेयर ही देंगे उनको। अगेन अगर वो कंपनी बड़ी है तब भी वो आपसे ऑर्डिनरी लेना चाहती है, तो वो आपसे ऑर्डिनरी की ही टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेगी। ठीक है, मतलब आप तो एक उससे ले रहे हैं ना, शफ़ी से, तो हो सकता है कि शफ़ी जो है एक किसी और ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो, और वो फिर आपसे कोई और बिजनेस या रन कर रहा हो, या वो किसी और चीज़ में इस तरह से इन्वॉल्व हो कि जो वेल नोन हो, जिसका आपको ट्रस्ट हो, जिसका नेम हो, आपको पता हो, या कोई पब्लिक पर्सनैलिटी ने आपसे ले लिया तो आपको पता है कि जी इसको प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं आप, ही हैज़ सम एसेट्स, ही हैज़ सम लाइक आपके पास सिक्योरिटी है, तो फिर आप उसको प्रेफरेंस भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर। ओके मैम। अच्छा, ये आप लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन पर होगा कि आप पार्शली कर रहे हैं, फुली कर रहे हैं, अगेन वही आपकी वाली बात, प्रेफरेंस कर रहे हैं, ऑर्डिनरी कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू देन। वोटिंग राइट नहीं होता जब तक डिबेंचर है, तब तक वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। एंड कंपनी की जनरल मीटिंग्स में भी ये लोग नहीं आ सकते, ठीक है, एंड कैन नॉट वोट इन द कंपनी जनरल मीटिंग्स में नहीं कर सकते वोट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड आप पे करेंगे, चाहे आप सेमी एनुअली डिसाइड कर रहे हैं, चाहे एनुअली डिसाइड कर रहे हैं, चाहे आप जो है बाद में एक साथ कम्युलेटिव इंटरेस्ट देना चाह रहे हैं। सो हर सूरत में आपने फ़िक्स बता दिया है कि आपने, अब चाहे इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है, चाहे आपकी इकोनॉमी कम हो रही है, चाहे इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चाहे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, आपने फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया है। हर हाल में आपने उतना ही इंटरेस्ट पे करना है शफ़ी को। Control, since debenture holders are creditors of the company and do not own the company, ठीक है, they do not have any control over the management of the company, उनका कोई रोल नहीं होता कंपनी के मैनेजमेंट पे, जबकि शेयर होल्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल होता है, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद चूज़ कर सकते हैं। They do not have any voting right option to elect the directors of the company, ठीक है, और any of other matter, किसी और मैटर के अंदर भी ये
अपना इनपुट नहीं दे सकते. बट एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी दे हैव प्रायर क्लेम ओवर शेयर होल्डर. शेयर होल्डर से पहले इनको पैसा दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाएगा तो ये क्लेम कर सकते हैं. ठीक है. एंड इफ रिमेन अनपेड दे मे टेक कंट्रोल ओवर द कंपनी. और अगर इनको पे ना किया जाए तो ये कंपनी के ऊपर टेक ओवर भी कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. There are so many types of debentures: secured debentures, unsecured debentures, redeemable debentures, perpetual debentures, convertible debentures, non-convertible debentures, coupon rate debentures, zero coupon, registered, and bearer debentures. Okay, now give me a moment. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. जी. मैम ये डिबेंचर में और बॉन्ड में क्या फर्क होता है, जबकि मैम डिबेंचर को भी बॉन्ड ही कहते हैं. तो आप नहीं थी अभी क्लास में, स्टार्ट में थी? स्टार्ट में क्लास में थी आप? कुछ नहीं मैम, बस जो मैं. जी मैम. आप स्टार्ट में क्लास में थी? हमने स्टार्ट में काफी देर इसको डिस्कस किया, डिफरेंस को. मैम मैं बस लेट थोड़ा आई लेट हूँ. आई थी. अच्छा. 10 कौन मिनट्स. कौन एक्सप्लेन करेगा अपना? हारिस वगैरह में से, आप में से कौन इनको जरा ये जरा. मैं जी कर जी दूं, कर मैं जी कर जी दूं करें 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 बिल्कुल करें. मैम. डिबेंचर और शेयर में. डिबेंचर और बॉन्ड में फर्क बता दें. जी मैम, बॉन्ड जो होते हैं वो तो सिर्फ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं, या जो इस तरह के और बड़े बड़े कारपोरेट होते हैं, वो शेयर इशू करवाते हैं ये बॉन्ड. और डिबेंचर जो होते हैं ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही इशू करवाती है. और बॉन्ड्स जो हैं वो आपके पास हमेशा सिक्योर्ड होते हैं. उसमें यस मैम, वो सिक्योर होते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं होती, जबकि इसमें ये रिस्क होती है. उसके बेस पर जो होते हैं वो बांड के बेस पर जो कोई होती है अक्सर एसेट होती है इस तरह कोई, और इनकी मतलब गवर्नमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है उसका. जबकि डिबेंचर होते हैं इसके ये रिस्की होते हैं, यानी इसके अक्सर इसके बेस पर एसेट नहीं होते. ये सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. अगर ये सिक्योर्ड होगा तो उसकी बैक पे कोलेटरल एसेट होगा. अगर ये अनसिक्योर्ड है तो देयर इज नो कोलेटरल एसेट. और जो अनसिक्योर्ड होगा उस पे आपको हाई इंटरेस्ट मिलेगा. जो सिक्योर्ड यस मैम. डिबेंचर होगा उस पे आपको लो इंटरेस्ट मिलेगा. इसी तरह चूंकि बॉन्ड्स जो है वो हमेशा बिल्कुल सिक्योर्ड होते हैं तो आपको उस पर लो इंटरेस्ट मिलता है. बॉन्ड्स के ऊपर लो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर सिक्योर्ड डिबेंचर है तो उसके ऊपर आपको लो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर है तो आपको हाई इंटरेस्ट मिलेगा. और कोई क्वेश्चन है आपका? क्या नाम था? निम्रा, इज इट क्लियर टू यू नाउ डिफरेंस? नो मैम. नहीं हुआ? यस मैम, समझ गई. अच्छा सही है. अच्छा, आप लोग की प्रेजेंटेशन किस तरह चल रही है? बाकी सबकी तैयारी प्रेजेंटेशन की? यस मैम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. प्रेजेंटेशन कैसी चली वो रही है? प्रेजेंटेशन तो रेडी की है मैम, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाई अभी तक. अच्छा, स्लाइड्स तो कर लिए ना आप लोगों ने? स्लाइड में यस मैम, स्लाइड है मेरे पास में, वो आप तैयार लोगों की को है. शेयर तो करना आता है ना? किस तरह शेयर करते हैं? ड्राइव पे किस तरह यस मैम. शेयर करते हैं? ड्राइव पे शेयर किस मैम वही तो तरह? नहीं आ रहा ना मैम, वो अच्छा ये वीडियो कैसे बनानी है वो जूम पे. अच्छा, जूम पे तो वीडियो बड़ी आसान है ना. चले मैं आपको बता देती हूँ. मैं आपको अभी के अभी बताती हूँ. एक मिनट, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ. ये अच्छा, मोबाइल से तो आपकी नहीं बनेगी. ये मेक श्योर कर लें कि आप इसको प्रेजेंट जो कर रहे हैं वो आप. मैम हमारे पास मोबाइल ही है मैम. लैपटॉप्स नहीं है आप लोगों के पास? नो मैम. मैम सबके पास नहीं है, 2-3 लड़कों के पास ही है मैम. तो आप लोग बाकी की क्या करते हैं, पढ़ाई वगैरह, स्टडी?
मैम अगर कोई मसला होता है तो फिर चले जाते हैं किसी के पास, नहीं तो मैम हम मोबाइल से ही मतलब कि कर लेते हैं। पहले तो मतलब कि इस तरह नहीं होता था कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या जी जी ऑनलाइन जी। तो एग्जाम वगैरह ये होते तो थे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सेकंड हैंड ले लें, सेकंड हैंड तो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। उधर से ये आप लोगों का जो है कुल्हाजी प्लाज़ा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ इसके लिए नहीं, वैसे भी और चीज़ों के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। फुल लाइफ आपको ज़रूरत पड़ेगी। गैजेट्स आर वेरी यस इंपॉर्टेंट। मैम। अच्छा, मैं आपको ज़रा शेयर कर देती हूँ। तो मैम यहाँ पे हम नहीं कर सकते मैम, यहाँ पे अगर हम वो शेयर वो करें, क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर करें और यहाँ से प्रेजेंट करें मैम सबके सामने? आप लोगों का रिकॉर्डेड वर्जन पहले मुझे चाहिए, फिर मैं डिसाइड करूँगी किस तरीके से प्रेजेंटेशन लेनी है और किस तरह से मार्क्स लगाने। मैम तो हमारे पास तो मोबाइल है, सब ऑलमोस्ट सबके पास तो मोबाइल है। पे फिर ऐसा करें, आप लोग एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये जो आपके आई रिकॉर्डर्स हैं और इस टाइप के रिकॉर्डर्स, मोबाइल उसमें होते हैं। एप्लीकेशन में जाएं। मोबाइल वाले जो रिकॉर्डर्स हैं ना, स्क्रीन रिकॉर्डर, उसमें तो आपकी वॉइस नहीं होगी, क्योंकि वो कहेंगे कि आप यस ऑलरेडी। मैम। अच्छा, उसमें एक और तरीके से हो सकता है। उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर में आप फिर जूम पे ना जाए ना, जूम के थ्रू ना करें, आप सिर्फ स्लाइड्स ओपन करें, स्क्रीन रिकॉर्डर खोलें और रिकॉर्ड कर लें। दैट इज़ एन ईजी वे। मैम उससे होता है, लेकिन आपने बताया था कि जूम पे कर ले। जूम पे वो ऑप्शन नहीं है मोबाइल उसमें पे, अच्छा, वो ऑडियो के लिए। मैंने तो ज़ूम इसलिए बोला था कि वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे बस सिंपल आपने एक वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है जिसमें पीछे स्लाइड्स वगैरह हों, या स्लाइड्स नहीं है तो आप एनिमेशंस कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप पीछे पिक्चर्स को रिवॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी मैं देखें फॉर एग्जांपल ये पिक्चर खोली हुई है, ये स्लाइड्स नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पिक्चर को वीडियो में, अब रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी, पिक्चर को मैं मूव करती हूँ तो ऐसा लगेगा स्लाइड्स चल रही हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो जूम पे करना चाहता है, जिसके लिए, मेरे लिए जूम आसान है, मैंने इसलिए आपको जूम बोला था, मैं तो आपकी आसानी के लिए बोल रही थी। आपको जो भी आसान लगता है सब क्लास फेलोज को समझा दें, ठीक है। जो भी आसान लगता है आप। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने अभी आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया, किस तरह मेरी स्क्रीन दिखाई देती है। अब आप लोगों को ये ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, मुझे ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जब आप जूम से खुद मीटिंग कॉल करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ स्क्रीन दिखाई देती है, देखें। लैपटॉप से, जिनके पास लैपटॉप्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, नीचे, ठीक है। म्यूट है, वीडियो है, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब ये तो हमें नहीं चाहिए। मेन इस ये जो लास्ट में 3 पॉइंट्स डॉट्स लगे हुए हैं, जैसे इसको क्लिक किया तो ऊपर यहाँ पर पॉज रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई, आपका रिकॉर्ड हो रहा है, तो जैसे ही पास करूँगी, स्टॉप करूँगी, सो ये एक बड़ा हैंडी सा ऑप्शन है, बड़ा आसानी से रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आप ये नहीं कर सकते, सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, स्लाइड्स, पिक्चर्स, इवन आप कोई म्यूटेड वीडियो के ऊपर कर सकते हैं। कोई म्यूटेड वीडियो के ऊपर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, सो इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इस तरह से भी वॉइस ओवर किए हैं, कोई एनिमेटेड वीडियोस डाउनलोड की हैं और उनके ऊपर वॉइस ओवर्स किए हैं, दैट लुक्स मैम अमेजिंग। जी जी। मैम मतलब इन सेंस आप ये कह रही हैं कि हम जूम में एक मीटिंग कॉल करें, किसी और को इनवाइट ना करें, खुद जी को जी मतलब खुद रिकॉर्डिंग करें उस स्क्रीन की और उसको जी। रिकॉर्ड करके आपको सेंड करें। हाँ, आप देखिए, ज़ूम में आपको सिर्फ आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। अगर आपको ज़ूम में अच्छा लगता है तो आप इस तरह से ज़ूम में रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करते हैं। अगर आपके पास और कोई रिकॉर्डिंग वे है तो आप उससे रिकॉर्ड कर लें। बेसिकली तो आपने सिर्फ वीडियो बनानी है ना, एक रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें आपने प्रेजेंट किया वो। तो जैसे मैंने आपको सैम्पल्स दिखाए हैं, बच्चों ने अपनी मर्जी से किया, वो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, उनको मुझे इतनी डिटेल में समझाना नहीं पड़ा। लेकिन उन लोगों को खुद ही पता था, मैंने सैंपल सेंड किया, उन्होंने खुद ही अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ लिए कि उन किस ऑप्शन से करनी है रिकॉर्ड। तो आप लोगों को जूम मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि शायद मुझे लगा आपके लिए आसानी होगी, पर इट इज़ नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल। आपको जिससे आसान लगता है आप उससे करें, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है उससे कर लें, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? अब मैं स्टार्ट करूँ? यस मैम। अच्छा, और कोई क्वेश्चन, कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट वीक में मैम मे बी। अगर आप जी 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 जी। मैम इस प्रेजेंटेशन का थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा कर देता तो सबमिट करने नेक्स्ट वीक का। में करेंगे ना। अच्छा, सबमिट का क्या डेट है आपकी? मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा दोबारा से डेट एक्सटेंड करना, लेकिन क्या डेट मैंने रखी है? मैम डोंट नो, मैंने ऊपर नहीं किया अभी तक। और कोई बता सकता है मैंने क्या वो डेट मैम अगर आपने रखी है? थर्सडे की असाइनमेंट रखी है ना? मैम कहाँ थर्सडे पर की की है है, मैम? थर्सडे की 12 o'clock।
थर्सडे तो आई गेस इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम विद यू पीपल ना। आप ऐसा करें, एक काम कर लें, थर्सडे तक आप लोग सिर्फ स्लाइड्स सबमिट कर दें, क्योंकि वो आपका पोर्टल बंद हो जाएगा फिर। आप सब की स्लाइड्स हर हाल में थर्सडे तक सबमिट हो जाएं। स्लाइड्स हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में है, पीडीएफ है, कोई कुछ और तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज़ योर क्रिएटिविटी, बस सिर्फ एक मैसेज जो है ना वो मुझ तक बहुत ही यूनिक वे से मिलना चाहिए। जितना आप क्रिएटिव होंगे, जितना आप यूनिक होंगे, उतना और जितना आप इजी और जितना आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे। रीडिंग मैम लेक्चर वाला काम नहीं करना जी। मैम यहाँ पे हमने स्लाइड जो है ना वो डालनी है ये LMS पे, और जी फिर जी वीडियो जो है वो ड्राइव में आपको सेट करनी है। जी जी बिल्कुल। मैं ड्राइव का भी अभी तरीका ठीक है आपको मैम। सिखा देती हूँ, वो बहुत इजी है। मैम अभी स्लाइड तो बना ली है मैम, स्लाइड को अपलोड करें जी जी LMS पे। मस्ट मस्ट अपलोड करें, ओके मैम। बिफोर टाइम रन्स आउट वो आप लाजमी कर लें, ठीक है।